जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का निर्माण सन 2000 में हुआ था और उस वक्त ये रीज़न भी बताया था कि हमने क्यों किया, टू प्रिजर्व, प्रोपेगेट एंड परपेचुएट जैन अध्यात्म अपनी अगली पीढ़ी के लिए। तो ये 16 साल बाद जब हम इतने सारे यंगस्टर्स को देखते हैं तो उससे आनंद होता है कि कुछ ना कुछ तो सफलता हुई है और ये सफलता का श्रेय दादा को जा रहा है। दादा जो यहाँ 35 साल से आ रहे हैं और विद्वान भी उनके साथ आ रहे हैं। जैसे पहले अभय जी आए थे, अभय जी के बाद एक दो बार उत्तम चंद जी भी आ गए टोरंटो में एक आध बार, और संजीव जी पिछले 5 साल से आ रहे हैं, विपिन जी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी तत्व प्रचार ऐसे ही चालू रहेगा। और ये जो दादा ने काम लिया है टोडरमल स्मारक के जरिए कि तत्व ज्ञान का प्रचार हो गए, और वो बहुत जोर शोर से विदेश में भी हो रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, और विद्वान भी कहेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप लोगों को इतना तो ज्ञात होगा ही कि टोडरमल स्मारक एक ऐसी संस्था है जो अपने आप में विश्व में अद्वितीय संस्था है। टोडरमल स्मारक की स्थापना से अब तक 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं अभी उसके संदर्भ में तो बात करूंगा ही। 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं और क्या काम हुआ है और उसमें दादा का कैसा अपूर्व योगदान रहा है, इसे हम विद्वानों के मुख से सुनना चाहेंगे। और हम प्रारंभ करते हैं यहाँ कौन कौन से विद्वान क्या क्या कहते हैं इसके संदर्भ में। आप लोग बहुत मनोयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक उस बात को सुनिए, बहुत पता लगे हम जो काम कर रहे हैं या जो काम हो रहा है वो कैसा काम है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले प्रस्तुत है पवन जी जैन मंगलायतन। मंगल में उपस्थिति में स्थापित पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर देश की मुमुक्षु समाज की एक अग्रणी संस्था है। ये संस्था अपने 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस बार पूरा देश इसका स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में, अमेरिका में भी इसकी 50वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के इस काल में जहां निरंतर कषाय की भट्टी में मानव जल रहा है, हम सबके लिए एक बहुत ही आश्चर्यकारी विषय है कि जिन शासन की पावन ध्वजा निरंतर फहरा रही है, और ये सब प्रताप है पूज्य गुरुदेव श्री काली स्वामी का, जिन्होंने भगवान सीमंदर स्वामी की देशना को कुंद कुंदाचार्य के माध्यम से इस भरत भूमि पर प्रवाहित कर एक तीर्थंकर के समान कार्य किया। उस गुरुदेव श्री के प्रभाव में रूप में 50 वर्ष पूर्व इस पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, और आज ये देश का, मुमुक्षु समाज का, जिन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे गर्व है कि प्रवाहमान अध्यात्म गंगा, जिसकी बौछारें देश विदेश की धरा को भी शीतल कर रही है, उसके आधार स्तंभ आदरणीय पंडित श्री रतन चंद जी भारे एवं डॉक्टर हुकमचंद जी भारे ने इस स्मारक को, इस अध्यात्म के केंद्र को विकसित एवं पूर्णता प्रदान करने में अपना समस्त जीवन अर्पित किया है। आप दोनों भाइयों ने
अध्यात्म की जड़ों को जो मजबूती प्रदान की है वे स्तुत्य है। डॉक्टर हुकमचंद जी भाले को पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रदत्त मूल अध्यात्म तत्व को पूरे देश में और विश्व में प्रभावना के लिए मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने अपने पहले दीक्षांत समारोह में डीलिट की सर्वोच्च मानद उपाधि से सम्मानित किया। स्मारक की इस स्वर्ण जयंती के अवसर पे मैं आदरणीय भालेन्द्र को अपने परिवार और समस्त मंगलायतन परिवार की ओर से कोटि से बधाइयां अर्पित करता हूं और उनके शतायु होने की भावना लाता हूं। पंडित प्रबल टोडरमल जी के नाम पर पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा स्थापित इस संस्था ने अब तक सैकड़ों विद्वानों को गढ़ा है। आज देश की किसी भी कोने में चले जाएं, हमें गर्व से जैन विद्वान ये कहते मिलेंगे कि हमने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में शिक्षा पाई है। इस संस्था को ऊंचाइयों की वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में जिन भी साधारण भाइयों और विद्वानों ने अपना सहयोग दिया है, उनमें विशेष रूप से पंडित श्री नेमचंद जी पाटनी वे इसके संस्थापक आदरणीय पूरनचंद जी गोदका का मैं इस पवित्र प्रसंग पर विशेष रूप से स्मरण करना चाहूंगा। साथ ही जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसने पूज्य गुरुदेव श्री के इस तत्व को विभिन्न विद्वानों, साहित्य प्रकाशन और गोष्ठियों आदि के माध्यम से भारत से दूर अमेरिका की धरा पर भी जीवंत रखा, उसे जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इसके सभी पदाधिकारियों, विशेषकर भाई अतुल खारा जी को बधाई देता हूं और उनके निरंतर प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। भारत में पूज्य गुरुदेव श्री को समर्पित न्यूनाधिक 1 दर्जन संस्थाओं में श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर तत्व प्रचार में अग्रसर तीर्थधाम मंगलायतन भी इसी दिशा में एक विनम्र एवं सार्थक प्रयास है। निकट भविष्य में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पूरी तरह समर्पित एक और महान तीर्थ धाम भारत की ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर की पावन धरा पर तीर्थधाम चिदायतन के नाम से उदित होने जा रहा है। इस महान और विशाल तीर्थधाम का भव्य शिलान्यास समारोह 11 से 13 फरवरी 2017 को संपन्न होगा। पूर्व की भांति पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट और इसकी समस्त टीम का इस पुनीत कार्य में महता सहयोग हमें प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर की स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए देश की ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में निर्मित होने जा रहे तीर्थधाम चिदायतन के भव्य शिलान्यास समारोह का 11 से 13 फरवरी 2017 तक प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनने का आपको हार्दिक आमंत्रण देता हूं और पुनः श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट उसकी मूल कर्णधार तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकमचंद जी भाले, पंडित श्री रतनचंद जी भाले, जाना अमेरिका, वे सभी शुभचिंतकों को पुनः कोटि से बधाई, हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।
पंडित अभय कुमार शास्त्री को भी दें। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। इन पंक्तियों के रचयिता पंडित टोडरमल जी के स्मरण में जयपुर में जो टोडरमल स्मारक भवन बना है, हम सबको इस बात का अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है कि अब उसके 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यह एक सहज ही मणिकांचन संयोग बन गया कि पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से श्री पूरनचंद जी गोदिका को टोडरमल स्मारक भवन बनाने का भाव आया और उन्होंने जयपुर में उसका निर्माण कराया। यह भी एक अत्यंत सुखद प्रसंग था जब सन 1967 में पूज्य गुरुदेव श्री उसकी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में स्वयं पधारे थे। उत्साह से धूमधाम से पूज्य बंसी बहन की उपस्थिति में, बहुत से साधारण भाइयों एवं विद्वानों की उपस्थिति में वह वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। भवन तो बन गया, परंतु जिस प्रयोजन से बनाया था उसकी पूर्ति कैसे हो, इस संबंध में गोदिका जी के हृदय में निरंतर विचार उठते रहते थे कि एक सुखद घड़ी आई जब इंदौर के शिविर में आदरणीय पंडित हुकुमचंद जी से गोदिका जी का मिलन हुआ। उन्होंने उन्हें टोडरमल स्मारक में आने का ऑफर किया। उस प्रसंग को याद करते हुए स्वयं दादा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे वहां जाके करना क्या है। तब गोदिका जी बोले, वो तो आप जानो क्या करना है, मैं तो चाहता हूँ कोई जैन यूनिवर्सिटी खोले और बहुत जैन धर्म का खूब अच्छा प्रचार हुए। संयोग से डॉक्टर साहब के ज्ञान में भी, उनके विचारों में भी बहुत योजनाएं जन्म लेती थी कि गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। और अब उन्हें ये अवसर मिल गया आदरणीय खेमचंद भाई, बाबू भाई इत्यादि की प्रेरणा से, और उन्होंने ये साहस किया कि वे शासकीय सर्विस छोड़कर भी टोडरमल स्मारक में तत्व प्रचार के लिए सन 1967 के दशहरे के दिन पधारे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश अगर दादा वहां ना आते और उनके बदले कोई समाज सुधार की रुचि वाला व्यक्ति वहां आके बैठ जाता तो आज टोडरमल स्मारक का क्या स्वरूप होता। आज इतने सारे शास्त्रीय विद्वान कैसे तैयार होते, आज ऐसे प्रशिक्षण 50-50 वर्षों से कैसे लगते। ये सोच के ही मुझे रोमांच हो जाता है कि धन्य है वह घड़ी कि जब डॉक्टर साहब ने वहां आने का निर्णय किया। खैर, ये तो हम सबका महाभाग्य है। और उसके पश्चात जो उन्होंने एक पे एक योजनाएं प्रारंभ की, परीक्षा बोर्ड का निर्माण, पाठशाला समिति का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठशालाएं खोलने का आंदोलन और योग्य शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर, ये सब गतिविधियां उन्होंने 1-2 वर्षों में ही प्रारंभ कर दी। सबसे पहला शिविर तो 1969 में जयपुर में ही आयोजित हुआ, जिसमें गुरुदेव श्री स्वयं पधारे। और इसके बाद में ठीक 10 वर्ष बाद 1977 में जयपुर में महाविद्यालय की स्थापना हुई और जिसमें कुनकुन कांत तीर्थ संस्कार ट्रस्ट का निवेश था और टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर साहब ने ये काम संभाला। ये स्वयं उनके दिमाग में उत्पन्न हुई योजना थी कि 20 दिन के पंडित के बजाय 5 वर्ष के शास्त्री पढ़े हुए ठोस विद्वान समाज को मिले तो समाज का क्या रूप होगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने
विद्यालय खोलते समय आज का जो भविष्य है उसकी तो कल्पना उन्होंने कर ही ली थी और वैसी ही कल्पना साकार हो रही है, परंतु बहुत से लोगों के गले ये बात नहीं उतरती थी कि आखिर इस विद्यालय का क्या होगा, कौन शास्त्री पढ़ने आएगा, कौन जैन धर्म पढ़ेगा, पढ़ के लोग क्या करेंगे, विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। डॉक्टर साहब ने अपनी कार्य क्षमता और दूरदर्शिता से इन सारी आशंकाओं को निर्मूल कर दिया। इस तरह कोई एक संस्था तत्व ज्ञान के ऊपर खड़ी रह करके अपना 50 वर्ष की आयु पूरी कर ले, ये वास्तव में संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव की बात है और एक विश्व की अनुपम घटना है। अरे कर्तावाद, विषय कषाय का पोषण, दूसरे लोगों के लिए परोपकार इत्यादि की भावनाओं से प्रेरित होकर तो सैकड़ों संस्थाएं समाज में चल रही हैं, परंतु मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता मात्र हूँ, मैं भगवान हूँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, इसका आंदोलन का झंडा हाथ में लेकर कोई संस्था खड़ी रहे और उसके साथ इतना बड़ा कारवां जुड़ जाए, 700 से अधिक उसके शास्त्री सिपाही खड़े हो जाएं, हजारों लाखों उसके अनुयायी खड़े हो जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस सब के लिए वास्तव में पहला उपकार तो पूज्य गुरुदेव सिंह का है कि जिनके तत्व ज्ञान में वो ताकत है, मानो वो दिव्य ध्वनि का ही जैसे खोलते हो, ऐसी अद्भुत वाणी में वो ताकत है कि जिसके पीछे इतने लोगों का श्रम, शक्ति, समय, धन सब कुछ अर्पण है, श्रद्धा समर्पित है तो सब कुछ समर्पित है। ऐसा अनुपम तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री के माध्यम से हमें मिला और उसी तत्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वर्णपुरी के बाद में दूसरी कोई अगर संस्था भारत में बनी, यूं कहें कि सोनभद्र तो एक सहज विकसित हुआ वन के समान है, लेकिन टोडरमल स्मारक जैसा उपवन जो प्लानिंग से बनाया गया वो पहली ऐसी संस्था है जो तत्व प्रचार का केंद्र और पूज्य गुरुदेव के तत्व ज्ञान का आधार लेकर के विकसित हुई है। इस तरह से हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नता के साथ साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि हम शास्त्रीय विद्वानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दादा ने जिस सूझबूझ से तत्व ज्ञान को जितनी सरल शैली में, जितनी स्पष्टता से लोगों तक पहुंचाया, उनके सामने रास्ता से भटकने के अनेक प्रपोजल भी आए, प्रस्ताव भी आए, लेकिन वे अपने लक्ष्य से भटके नहीं कि हमें तो तत्व ज्ञान के लिए समर्पित विद्वान तैयार करना है, व्यापारी तैयार नहीं करना है, समाज सुधारक तैयार नहीं करना है, हमें कोई इंजीनियर तैयार नहीं करना है, हमें अंग्रेजी में भी निष्णात विद्वान तैयार नहीं करना है। वो जो होगी उनकी योग्यता वो होगी, लेकिन हमारा समर्थन और सहयोग तो केवल इसके लिए है कि वे तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। ये बात वो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते ही रहते हैं कि आप लोग इसी लक्ष्य को मुख्य रख करके आगे बढ़ें। तो हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम भी उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और जो रास्ता निर्धारित किया है उस पर हम आगे बढ़ते रहें। मैं हार्दिक ये कामना करता हूँ कि दादा बहुत लंबे समय तक हमारे बीच में इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी कर्मठता के साथ बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहें, ताकि और भी अधिक सैकड़ों विद्वान उनकी छत्र छाया में तैयार हो सकें और वे रचनात्मक कार्य में लगकर आत्म कल्याण भी करें और समाज में इस तत्व ज्ञान की ज्योति जलाए रखने का काम भी करें। इस अवसर पर सारा ये जो 50 वर्षों की श्रम और साधना का श्रेय है वो निस्संदेह दादा के लिए ही है। तो हम सब शास्त्रीय विद्वानों की उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उस जिनवाणी का अभिनंदन करते हैं जिसके लिए वे समर्पित हैं, उन देव शास्त्र गुरु का अभिनंदन करते हैं। आशा है ये संस्था और इसी के रास्ते पर चलने वाली हमारी अन्य संस्थाएं भी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहेंगी। जय जिनेंद्र।
पंडित ज्ञानचंद जी विधि साहब। गुरुदेव श्री गांधी स्वामी की मंगल प्रेरणा से श्री पंडित टोडर मल उत्तर जयपुर का निर्माण हुआ और तत्ववेत्ता श्री डॉक्टर हुकुम चंद गांधी के प्रारंभ से ही कुशल निर्देशन में आज 50 बरस से संपूर्ण देश विदेश में अनुकूल धन प्रवाह हो रही है। मैं प्रारंभ से ही डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हूं और उनके साथ निरंतर गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित तत्वज्ञान की प्रभावना निरंतर लिखकर गई। उनका अपना योगदान है सारे कार्य में। अनेक विद्वान उन्होंने तैयार किए, अनेक पुस्तकें अनेक विषयों पर लिखकर जीवन मार्ग पर अपना सेवा की है, जिसका घर घर में आज देश भर में प्रचार होता है और लोग लाखों लोग उससे बड़ा लाभान्वित हो रहे हैं। इसी स्मारक 50 वर्ष की जयंती वर्ष के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार निर्गुणी राजचोनी की संभावना सदा होती रहे, ऐसी मेरी अंतर भावना है। ये बीतलाल बात गुरुदेव ने सारे जगत को जगाया है और आज उसको डॉक्टर साहब ने बहुत आगे बढ़ाया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित उत्तम चंद जी सिवनी। वीतरागाय नमः। प्रिय श्री अतुल भाई जी खारा परिवार, वीतरागाय नमः। प्रिय श्री अतुल भाई जी खारा परिवार एवं जाना संगठन के भाई बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका अर्थात जाना एक पवित्र संगठन है जो कि अपने पवित्र उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुआ था और इस संगठन को सौभाग्य से डॉक्टर हुकुमचंद जी बारेल का सहयोग मिल गया और हुकुमचंद जी बारेल के सहयोग से इसे एक व्यवस्थित रूप दिया जा सका। 16 साल पहले उन्होंने इसको फिर जाना ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदला और इसके द्वारा व्यवस्थित तत्व प्रचार किया। इसमें तत्व प्रचार में आज कुंद आचार्य की परंपरा से आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद और पूज्य गुरुदेव स्वामी ने जो तत्व उद्घाटित किया, उसे ही डॉक्टर भारेल ने अपनी प्रतिभा से और अधिक निखार दिया और उसका प्रचार प्रसार की पूरे भारत में अथवा देश विदेश में सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार किया। कुंद आचार्य, स्वामी कांजी स्वामी और सोनगढ़, ये वास्तव में तीनों मानो तीनों का संबंध है और एक को याद करते हैं तो ये तीनों याद आ जाते हैं। सोनगढ़ को याद करते हैं तो सब कांजी स्वामी और अपने हुकुमचंद जी बारेल याद आ जाते हैं और इस तरह से इस तत्व के प्रचार प्रसार की जो परंपरा जो आगे बढ़ी और गुरुदेव ने अंतिम जो उसका प्रचार प्रसार किया, उसको डॉक्टर बारेल ने अपने टोडरमल स्मारक के जरिए प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया और उस टोडरमल स्मारक को प्रचार प्रसार का केंद्र के साथ साथ उन्होंने कई योजनाएं प्रारंभ की। एक तो ये कि बच्चों में प्रचार प्रसार हो, उसके लिए पाठशालाएं खोली क्योंकि हजारों की संख्या में पूरे देश में पाठशालाएं फैल गई। और
दूसरा उन्होंने युवा शास्त्रीय विद्वान तैयार करने के लिए जो एक विद्यालय टोडरमल विद्यालय के नाम से वहाँ विद्यालय चलता है, उसमें शास्त्री की परीक्षा देने वाले 4 नियोग के शास्त्री तैयार किए। उन शास्त्रियों के द्वारा भी प्रचार प्रसार काफी हुआ। एक व्यवस्थित प्रचार इस ढंग से किया। इन्होंने जैसे संगठन ने अपनी तुम्हारे से शिविर की परंपरा डाली थी, उसी प्रकार की शिविर की परंपरा भी डॉक्टर साहब ने प्रारंभ की और उस शिविर में ये तत्व का प्रचार प्रसार होता है जो हर वर्ष होता है। उससे देशव्यापी प्रचार प्रसार हो गया है और अब आगे भी ये प्रचार प्रसार व्यवस्थित रूप से चलता है। इसलिए जाना संगठन को उन्होंने तैयार किया और जाना संगठन में प्रचार प्रसार करने के लिए वे स्वयं भी अनेक बार गए। 34-35 बार वे वहाँ जा चुके हैं और 35 बार के अलावा अन्य विद्वानों ने भी प्रचार प्रसार करने को वहाँ पर यात्रा की। उसमें डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल और तुम्हारे से अभय कुमार जी शास्त्री और तुम्हारे से संजय जी गोदा अपने इत्यादि विद्वान वहाँ पहुँचते रहे, जाते रहे और इस कारण से प्रचार प्रसार काफी बढ़ गया। अभी भी उनकी भावना ये है कि टोडरमल स्मारक का जो स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, तो उस स्वर्ण जयंती समारोह को इस उत्साह से मना रहे हैं कि जाना का शहर भी उस स्वर्ण जयंती समारोह में एक प्रकार से सहयोगी साबित हो जाए, इसके लिए उनका प्रयास है और अभी तक इस प्रयास में वे सफल रहे हैं और उन्होंने जो एक प्रकार की पहले से ही परंपरा डाली है, उस परंपरा को भी सभी बाकुशल निर्वाह कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर बारिल और जो अन्य विद्वान हैं वे वहाँ जाते हैं और सभी को यथा योग्य शिक्षण देकर और तत्व का मर्म बताकर वापस आते हैं। ये कार्य होने से ये तत्व प्रचार प्रसार वास्तव में बहुत एक उच्च कोटि का हो गया है। अमेरिका, लंदन, ऐसे जो विदेश हैं, कीनिया और तुम्हारा यूएसए, इन साथ ही साथ कनाडा, इन जगहों पर तत्व का प्रसार डॉक्टर साहब आदि के प्रयास से हुआ है। मुझे भी इसमें प्रयास जाने का अवसर मिला और तत्व का मैंने भी वहाँ पर उपदेश दिया और सबने पसंद किया। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्य निरंतर चलता रहे और ये जो इसमें सहभागी हो रहे हैं वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ सादर जय जय। ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी। क्या होता सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। कुछ स्वतः ही प्रारंभ की विचारधारा प्रारंभ और जब भी कोई विचारधारा उदित होती तो उसके खिलाफ आवाजें होती। बुजुर्ग जैसे स्वामी भी थे, उन्होंने जिन शासन का भाव पहचाना और बहुत संक्षेप में अनेकांत त्यागवाद, सत्वरंग, कृपा पर्याय, भगवान आत्मा, भगवान बनने का आत्मविश्वास, ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों जन्म दिया का मतलब उन्होंने प्रतिपादित किया। सारे देशों में गुजरात में आकर्तावाद क्या है, हम भी कुछ कर नहीं सकते, पूरा देश का राग देश का शुद्ध पर्यावरण क्यों नहीं है। आखिरकार इन सब बातों के समाधान आदरणीय डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब ने एक ही विषय पर संपूर्ण विचार लड़ाई बदल रही है। उस समय की तात्कालिक समय सारे समाज और विद्वानों की मानसिकता को जोड़ कर रखती है, चाहे कृपा पर्याय, चाहे अकर्तावाद, चाहे मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान बनने का आत्मविश्वास, इन विषयों पर बहुत स्पष्ट विषय प्रतिपादित किया, ग्रंथों में भी लिखा। और जब उन्होंने
शादी पर एक ही गाथा हमारे ही विद्वान अलग अलग प्रकार से प्रतिपादन कर रहे हैं, तब डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती काम किया। जो काम अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखकर किया वो उस वैसा ही कार्य डॉक्टर साहब ने अनुशीलन लिखकर किया है। इस अनुशीलन में सचमुच हमें ऐसा लगता है कि जो अमृतचंद स्वामी कहना चाहते हैं वो एक नाट्य मंच है, जीव फॉर्म धारण कर रहा है। समय साथ नाटक बनारस जी लिखा उसे मानो प्ले करके दिखा दिया। जब हम अनुशीलन पढ़ते तो हमें एक साथ कम से कम 18, 20, 25, 30 लेखों की टीकाएं, पद्य रचनाएं, नाना प्रकार के प्रवचनकारों के प्रवचन, गुरुदेव श्री का बिंदु पर क्या सोच थी, क्या उन्होंने कहा था, हमें एक ही मंच पर दिखाई देता है। हमसे इतना बढ़िया काम हो गया है। इस समय जितने भी चाहे हमारे पक्ष के हो या मित्र पक्ष के हो, यदि समय सारणी को प्रोजेक्ट करते तो हम उसके पढ़ना नहीं होते, भाई किसी से मालूम पड़ जाते डॉक्टर साहब ने क्या कहा। सच कहते हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसे गणगत परमात्मा तीर्थंकरों की वाणी को स्पष्ट कर देते जगत के सामने, समस्त शंकाओं समाधान करते, वही काम आज डॉक्टर साहब ने अनुशीलन लिखकर के तमाम सैकड़ों ग्रंथ लिखकर के पूजा लिखकर के विधान लिखकर के उन्होंने बहुत कार्य काम किया। सबसे बढ़िया बात है कि अध्यात्म लिखकर के मानव की जवान एकदम किशोर जैसी चंचलता कर्म प्रभावना करने के लिए, शिविर चलाने के लिए ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे एकदम कोई युवा उठ खड़ा होता है। उन्होंने लगातार स्वर्ण जयंती दिवस वगैरह 50 वर्ष पूर्ण किया और इस बार की स्वर्ण जयंती भी आज मनाई जा रही है, इसलिए मनाई जा रही है कि डॉक्टर साहब की वजह से ही आज देश विदेश में स्मारक अर्थात पूज्य गुरुदेव से स्मारक अर्थात डॉक्टर साहब की वजह से आज जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया, हम तो कहेंगे उन्होंने MBA भी दिया। ये सब कैसे हमें पूरे मार्केट में माल को पहुंचा ना, ऐसे डॉक्टर साहब जैसे हमें MBA दिए, जिन्होंने स्पेशलिस्ट होने से सारे वक्ता आज उनकी छत्र छाया हुई, पूरे हिंदुस्तान में कहीं उनका विरोध नहीं होता। आज बड़े आराम से करीब 700-800 गाँव में प्रवचन की प्रावधान चलती है, पाठशालाएं चलती है। बहुत छोटा काम ये हुआ कि अब उनके खिलाफ अथवा सौंदर्य के खिलाफ किसी भी सिद्धांत के विरोध में आज की तारीख में कोई लेख छपते हुए जो मित्र पक्ष की पत्रिकाएं थी उनमें दिखाई नहीं देती। एक बहुत उपकारी काम होगा। आदरणीय डॉक्टर साहब हम सबकी ऊपर छत्र छाया बनाए रखें और चिरंजीवी रहे। हम यही भावना पाते हैं उनके माध्यम से इस धारा जो तत्व ज्ञान की धारा है, अध्यात्म की धारा है, 18,500 वर्ष तक अक्षुण्ण रहेगी, अविच्छिन्न रहेगी। उन्हें बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्ण जयंती से भी आप सबको भी शुभकामनाएं। तो ये सब आपने कुछ विद्वानों से सुना, तो पूरे देश विदेश में सबका यही कहना है। और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें सभी के लेटर्स वगैरह प्राप्त है, मैं यहाँ रखता हूँ। और अब मैं संजीव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी कुछ करें। दादा नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर आकर के बैठ गया बिना किसी निर्देशन के। सच में टोडरमल स्मारक स्वर्ण जयंती का ये प्रसंग अपने आप में बड़ा आनंद होता है ये सुनकर के, देख कर के ही कि एक ऐसी संस्था, जो संस्था पूरे विश्व में ऐसी अद्वितीय संस्था है, पूरी दुनिया में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली ऐसी कोई संस्था दूसरी दिखाई नहीं देती। जिस संस्था की नींव पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से लगी हो, वो कैसी होगी वो संस्था।
गुरुदेव श्री के द्वारा प्रचारित प्रसारित तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में अग्रणी यह संस्था अपने आप में बहुत कार्य करने वाली एक विलक्षण संस्था है। माने अपन उसके बारे में उनके कार्यों को यदि देखें ना तो शब्द कम पड़ जाते हैं। हम क्या कहें टोडरमल स्मारक के कार्यों के संदर्भ में। और जब कभी टोडरमल स्मारक की चर्चा करें और आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल साहब का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल और टोडरमल स्मारक ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे बन गए हों। माने टोडरमल स्मारक माने कौन? वो वारिल जी वाली संस्था। वारिल जी कौन? कि वो टोडरमल स्मारक वाले। क्या काम किया दादा ने, सोचिए आप। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ, मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ दिगंबर संत कुंद आचार्य, उनके ग्रंथों पर टीकाएं लिख करके उनको आत्मसात किया। मानो आचार्य कुंद को अपने हृदय में बैठा लिया। और विद्वानों में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे टोडरमल जी, उन टोडरमल जी के ऊपर तो आपने पीएचडी की है। मानो टोडरमल जी की शैली को अपने मन में अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ भी आपके हृदय में बैठे हैं और आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भी आपके हृदय में बैठे हैं। तो आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता कैसी अद्भुत होगी, ये अकल्पनीय है। सच में कल्पना करता हूं मैं, कभी कभी इतिहास में जान करके देखता हूं तो पूरी मुनि परंपरा में, दिगंबर परंपरा में, विद्वत परंपरा में, मैं इतिहास में जब दृष्टि डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होती कि डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल जैसा दूसरा विद्वान आपको पूरे इतिहास में इस पंचम काल में देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत हृदय से कहता हूं, ऐसी बात नहीं है कि दादा सामने बैठे हैं मैं इसलिए ऐसी बात कहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि आप लोग तलाशिए जरा विद्वानों में कोई ऐसा विद्वान आपको दिखता है क्या। आप काम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई विद्वान हो तो अकेला विद्वान होता है, वक्ता नहीं हो सकता। कोई विद्वत्ता यदि उनमें हो, वक्ता भी हो, उत्कृष्ट वक्ता हो और जगत के जीवों को, जन सामान्य को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, अजैन हो, कैसी भी सभा हो, प्रत्येक सभा को प्रभावित करने वाले वक्तापना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। और अकेला वक्ता ही नहीं, वक्ता भी दुनिया में बहुत मिलेंगे। वक्ता के साथ साथ में लेखक भी होना, लेखक भी बहुत हो सकते हैं। लेखक के साथ साथ में निर्देशक, अलग अलग गुण हैं। किसी एक व्यक्ति में यदि आप तलाशने जाएंगे तो इतने गुण मिलना बहुत दुर्लभ दिखाई देगा आपको। निर्देशन करना आसान काम नहीं है भाई साहब। अपने घर पर तो कंट्रोल चलता नहीं है और पूरे मुमुक्षु समाज को एक नेतृत्व में बांधे रखने की यदि क्षमता किसी व्यक्तित्व में दिखाई देती है तो इस गुरुदेव श्री के मिशन में डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति दिखाएं आप मुझे। निर्देशन संस्था चलाना आसान काम नहीं है। कितनी तरह के चैलेंजेज आते हैं, कितनी तरह की समस्याएं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत कुशलता से आप उस काम को बखूबी निभाते हैं। न केवल संस्था का निर्देशन करते हैं, संस्था चलाते हैं, अपितु आप संपादन भी करते हैं। वीतराग विज्ञान, पहले आत्मधर्म का संपादन किया करते थे, फिर आत्मधर्म जब वहां से अलग हुआ, जयपुर संस्था बनी, उसके बाद में वीतराग विज्ञान के नाम से पत्रिका का संपादन आपके माध्यम से किया गया और समसामयिक विषयों के ऊपर आप कलम चलाते रहे। माने लेखक भी हो और अच्छे पत्रकार भी हो। आप सोचिए कैसे हो सकता है। मैं तो सोच करके ही दंग रह जाता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, नीति निर्धारण करना यह आसान काम नहीं है। रीति नीति तय करना, एक समाज को एक नई दिशा देना, माने जिस तरह का कार्य तीर्थ प्रवर्तन का कार्य तीर्थंकरों के माध्यम से होता है, फिर परवर्ती गणधरों के माध्यम से होता है, गुरुदेव श्री के माध्यम से एक धारा प्रवाहित हो गई। दादा ने ऐसी रीति नीति निर्धारित की कि इस मर्यादा में रह करके कार्य किया जाना चाहिए। और लेखन के बारे में जब मैं सोचता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लेखक ही नहीं दिखाई देता है जिसने इतने विधाओं के ऊपर अपनी कलम चलाई हो। मैं सरवार सिद्धि पढ़ाता हूँ मैं टोडरमल स्मारक में, और भी बहुत ग्रंथ, नए चक्र पढ़ाता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाता हूँ, कभी कभी द्रव्य संग्रह पढ़ाने का अवसर मिलता है, बहुत सारे ग्रंथ शास्त्री विद्वानों को।
तो मैं जब पूज्यपाद आचार्य को पढ़ाता हूं सरवार सिद्धि के माध्यम से, तो मैं कहता हूं पूज्यपाद आचार्य ने कितने विषयों के ऊपर अपनी कलम चलाई। ऐसे अद्वितीय आचार्य दिखते हैं पूज्यपाद आचार्य। न्याय के ग्रंथ लिखे, व्याकरण के ग्रंथ लिखे, अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, ध्यान के ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद आचार्य की प्रतिभा बड़ी अद्भुत दिखाई देती है। लेकिन जब मैं उन आचार्य के सामने आदरणीय दादा को, डॉक्टर बारेल साहब को रखता हूं, तो मुझे लगता है इन्होंने लेखन की कौन सी ऐसी विधा है जिसे छोड़ दिया हो। आप सोचिए जरा, आप किसी भी चीज का नाम लीजिए और फिर देखिए दादा ने वो लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा काम हुआ कि नहीं लिखा। पूजाएं दादा के माध्यम से लिखी गई, विधान, समयसार विधान। मुझे तो बहुत गौरव का अनुभव होता है कि जो विधान पूरे देश में धूमधाम से समय शिखर जी में आयोजित होना है, वो विधान उससे पहले यहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी में हम लोगों को करने का अवसर मिल रहा है, जाना के माध्यम से आयोजित इस शिविर में। तो पूजाएं किसी के माध्यम से लिखी जाए और पूजाओं के साथ साथ में विधान लिखे जाएं। साहब हैं ऐसे भी पवैया जी जैसे लोग मिलेंगे, ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन टीकाएं लिखना, मूल ग्रंथों की टीकाएं करना, उनके अनुशीलन लिखना। आप बताओ, टीका लिखना अलग शैली का काम है, अनुशीलन लिखना अलग शैली का काम है। उपन्यास लिखना, उपन्यास तो शब्द ही सुनकर के ऐसा लगता है सत्य की खोज उपन्यास है दादा का। ऐसा लगता है चारों अनुयोगों के ऊपर कलम चलाइए। हम ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि टोडरमल स्मारक एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ द्रव्यानुयोग की चर्चा करती है। भाई साहब सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दादा की कृतियों को यदि बारीकी से देखेंगे आप, तो आपको चारों अनुयोगों के ग्रंथ मिलेंगे। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ भी लिखे, मूल ग्रंथ, मौलिक ग्रंथों की रचना भी हुई, दृष्टि का विषय जैसे विषयों के ऊपर भी दादा की कलम चली। द्रव्यानुयोग के ऊपर बहुत लिखा दादा ने, द्रव्यानुयोग के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। चरणानुयोग के ऊपर भी लिखा, शाकाहार जैसी पुस्तकें जो दादा के माध्यम से लिखी गई है, चरणानुयोग पे लिखी गई है। आप कहेंगे साहब कर्णानुयोग पर तो नहीं लिखा होगा। अभी साल 2 साल पहले तत्वार्थ मणि प्रदीप के नाम से तत्वार्थ सूत्र की टीका, वो कर्णानुयोग के ऊपर आपकी कलम चली। प्रथमानुयोग के रूप में आपने कथाएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, आप कुछ भी हो, कहानी की किताब। आप सोचो, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, पूजाएं लिखे, पद्यानुवाद किए आपने। पद्य साहित्य की यदि आप बात करो, आपने पद्य साहित्य के अंदर ग्रंथों के पद्यानुवाद कर दिए, ग्रंथ के ग्रंथ पद्यानुवाद हो गए। लोगों के कंठ में बसाने के लिए प्राकृत भाषा की गाथाएं जब लोगों से बोली नहीं जाती है, संस्कृत के श्लोक जब उच्चारण नहीं किए जाते हैं, हिंदी भाषा में इतना सरल पद्यानुवाद कि आपको उसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पद्यानुवाद आपके माध्यम से हो गए। ध्यान के ऊपर आपने ग्रंथ लिखा, ध्यान पर भी आपकी पुस्तक उपलब्ध है। निर्देशिका लिखी आपने, बच्चों के लिए बालबोध पाठमालाएं लिखी। सोचो जरा, आपको यदि ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा विषय होगा जिसके बारे में आपने नहीं लिखा हो। न्याय के ग्रंथ लिखे, दार्शनिक ग्रंथों की रचनाएं हुई। ये किसी अलग अलग व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति के माध्यम से ये काम। दिमाग चकराने लगता है जब सोचता हूं क्या काम हो गया है। ऐसा इतिहास में दिखता है कोई व्यक्ति। वापस दोहराता हूं, मैं दादा सामने बैठे इसलिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं है, आप निर्णय करके देखना, आप सोचना जरा गंभीरता से। नए चक्र ऐसी दार्शनिक कृति दिखती है। दादा ने स्वयं पीएचडी की टोडरमल जी के ऊपर, टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व पीएचडी के रूप में अवेलेबल है। मैं नए चक्र पढ़ाता हूं पिछले 20 साल से। मैं जब नए चक्र जब पढ़ाता हूं, मुझे ऐसे लगता है ये पीएचडी है, ये नए चक्र पीएचडी है भाई साहब। सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ करके उस ग्रंथ की रचना हुई है। क्रमबद्ध पर्याय जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए, धर्म के 10 लक्षण जैसी कृतियां अमर हो गए हैं। माने पंचम काल के अंत तक तो लोग याद करेंगे कि ये क्या काम हो गया है। कीर्तन लिखे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कीर्तन, महावीर वंदना। आप सोचिए, गुनगुनाओ तो ऐसा लगता है कि पूरे समय सार का सार आ गया हो, समस्त द्वादश अंग का स्वार ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी के अंदर भर दिया गया हो। 12 भावना, कथानक लिखे, और देखो खंड काव्य लिखा, पश्चाताप। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी 25 मई को प्रकाशित हुआ वो। अभी तक कितना समय हुआ है, मैं
जयपुर से निकला, उस समय तक विमोचन नहीं हुआ था, साथ में लेकर के आया, हमने पाठ किया उसका वहां। वैराग्य के नाम से नेमिनाथ महाकाव्य, जीवन चरित्र लिखे तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ, भगवान बाहुबली के ऊपर, ऋषभ देव के ऊपर। लगता है कुछ ख्याल में आ रही है कुछ बात, क्या हुआ है काम। मैं सच में कहने में समर्थ नहीं हूं, मेरे पास में शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। मैं जब सोचता हूं कभी कभी मेरे हृदय के भाव हैं, माने हम तो कितने जन्म ले लें तो ऐसा काम कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े विद्वान कोई दूसरे नहीं दिखते, इतिहास में इस तरह का कोई दूसरा विद्वान नजर नहीं आता है, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 18,500 वर्षों में इस तरह का कोई दूसरा विद्वान हो सकता है। बहुत गौरव का अनुभव होता है हमारे को कि हम दादा की छत्र छाया में रहते हैं। मेरा पहला परिचय दादा से हुआ 1984 में। 1988 से तो लगातार दादा को सुनना प्रारंभ कर दिया, और मेरा सौभाग्य है कि 1996 से 20 साल हो गए, आज 2016 चलता है। 1996 से दादा के सानिध्य में, दादा के पास में, दादा के निर्देशन में बैठ करके मुझे कार्य करने का, सीखने का, समझने का अवसर मिला है। बहुत चांस की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है जिस व्यक्तित्व के ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिसके साथ में फोटो खिंचाने के लिए दुनिया में लोग लालायित रहते हो, और हम उनके साथ में बैठते हो, हम उनके साथ में बैठ करके कभी कभी भोजन कर लेते हो, हम उनके साथ में बैठ करके चर्चाएं करते हो, हैं, कोई शंका, बिल्कुल बेझिझक, जिनके बेडरूम में कभी भी चले जाते हो, रात को 12 बजे भी कभी कोई शंका हुई, कुछ बात हुई तो चले गए, वितरागियां छपना है, अर्जेंट काम होना है। मैंने इतना उत्साह जैसा इनके जीवन में देखा है वैसा देखने को नहीं मिलता कहीं। काम के प्रति जो लगन, जो निर्देशन, जो उत्साह, जो समर्पण, हम तो सोचते हैं कि यार रात 12 बजे, यार अब क्या है, अब क्या होगा। नहीं, कभी भी रात को 12 बजे अंक छपना है, मैं रात को 12 बजे भी चले जाता हूं तो दादा, हाँ बोलो संजीव क्या काम है, बोलो। व्यक्तिगत फीलिंग की बात करता हूं, जीवन से सीखने को मिलता है, हर पल सीखता हूं मैं तो वहां रह करके, बहुत कुछ सीखा है, हर पल कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भाषा सीखी है, प्रवचनकार विद्वान और जो जितने काम हुए, ये तो मैं सिर्फ लेखन की बात कर रहा था आपसे, जो विद्वान तैयार हुए हैं, जो पाठशालाएं हुई है, सैकड़ों विद्वान, हजारों विद्वान। आप विद्वान नहीं है, विद्वान निर्माता हैं। देखो इतिहास में विद्वान निर्माता कौन होंगे, 1000 विद्वान, बोलो 1000 से ज्यादा विद्वान, पीढ़ियां तैयार हो गई विद्वानों की, पीढ़ियों की पीढ़ियां जहां तैयार हो रही हो। भाई साहब सोच सोच करके दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, कल्पना से बाहर होती है बात। ये टोडरमल स्मारक आज जो भी है, जिस मुकाम पर है, ये दादा का काम है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप मुझे गुरुदेव श्री का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेता, गुरुदेव श्री की भी बहुत महिमा है, लेकिन क्या कहूं आपसे, हमने तो अपने जीवन में गुरुदेव को देखा नहीं। गुरुदेव क्या थे, गुरुदेव का क्या व्यक्तित्व था, गुरुदेव की क्या वाणी थी, उसका परिचय कराने वाले हमारे लिए यदि कोई है तो डॉक्टर साहब है। हमने तो आपसे सीखा है, हमने तो गुरुदेव को देखा ही नहीं ना। जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद में 2-4 साल बाद में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। 76 में मेरा जन्म हुआ और 80 में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया, तो 4 साल का था। कदाचित जाने का अवसर भी मिला हो तो क्या क्या समझ पाता है 4 साल का बालक, कुछ भी नहीं समझ सकता है। और दूसरी बात कहूं, गुरुदेव तो ठीक है, जो भी गुरुदेव ने प्रचार प्रसार किया, आज गुरुदेव की वाणी को पूरी दुनिया में फैलाने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो एक ही व्यक्तित्व है। यदि दादा नहीं होते तो गुरुदेव का तत्व ज्ञान गुजरात में सिमट करके अब तक तो न मालूम कहां खत्म हो चुका होता। गुरुदेव के द्वारा प्रचारित उस तत्व ज्ञान को हिंदी भाषियों तक पहुंचाने में, विदेशों तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में, अनेक भाषाओं में प्रकाशित करने में जो एक काम हो गया है, और अब तो ऐसा काम हो गया है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। गुरुदेव के बाद में यदि दादा उस कमान को नहीं संभालते तो शायद ये तत्व ऐसा हो सकता था कि शायद कहीं रुक जाए, लेकिन दादा ने जिस कमान को संभाला, अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पंचम काल के अंत तक कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करने वाले, कारण परमात्मा की चर्चा करने वाले, ज्ञायक भाव की चर्चा करने वाले, परम पारणमिक भाव की चर्चा करने वाले विद्वान इस धरातल पर होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ऐसा सोचिए आप, ये
कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सोचता है, ये दादा की दूरदृष्टि, ये चिंतन, ये सोच इस तरह की कि ये ऐसा हो सकता है। अभी कोई अपने को कल्पना करने की बात करे तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं? हमारी सोच कहां तक जाती है? क्या कर सकते हैं हम? किसको सुधार सकते हैं हम? रीति नीति के नाम से पुस्तक उपलब्ध है दादा की, रीति नीति क्या होनी चाहिए। आज हम इतना गौरव का अनुभव करते हैं सच में, क्योंकि जब समाज में काम करते हैं ना तो पता लगता है। विरोधियों का विरोध नहीं करना, गोली का जवाब गाली से नहीं देना, क्या रीति नीति है। मौन रह करके किसी भी बात का जवाब देना, मौन, इससे बड़ा कोई रिप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब कोई रिप्लाई नहीं, बस शांत। कई विरोधियों को देखा हमने विरोध करते हुए, खड़े हुए और कहां गायब हो गए पता ही नहीं लगा। दादा ज्यों की त्यों खड़े हैं। कितने आंधी तूफान नहीं आते हैं। महापुरुषों की जीवन, दादा की प्रतिमाओं को उठा करके देख लो, जिनके जीवन में उठापटक नहीं हुई, महापुरुष कैसे? जिनके जीवन में विपत्तियां नहीं आई, जिनके जीवन में विरोधी खड़े ना होवे, वो कैसे बड़ा आदमी हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है? लेकिन किस तरह से उन बातों का समाधान करते हैं और क्या रीति नीति दी है, इतना गौरव होता है कि जहां दादा खड़े हो जाते हैं। बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा विद्वान हो आज पूरी दुनिया में, किसी भी पक्ष, किसी भी संप्रदाय, किसी भी आमनाय को मानने वाला हो, जहां दादा खड़े हो गए वो विद्वत्ता का लोहा मानते हैं। बड़े बड़े दिगंबर संत, पीछी कमंडल वाले, सब लोहा मानते हैं कि ऐसी विद्वत्ता, ऐसी विद्वत्ता। भारिल नाम क्या है? ये अपने आप में कोई चमत्कार है, कोई अद्भुत काम है। ये टोडरमल स्मारक 50 वर्ष हो गए हैं। उस संस्था को आपने अपने खून पसीने से, समझ लीजिए आप, जिसमें कोई नहीं था उस संस्था में, उस समय दादा वहां पहुंचे। खाली बिल्डिंग थी, खाली भवन था, उस समय आपने स्वप्न देखा। और आज आप जाकर के देखें तो टोडरमल स्मारक भरा दिखाई देता है, विद्वानों से भरा हुआ दिखाई देता है। मैं कहता हूं टोडरमल स्मारक एक ऐसी जगह का नाम है, आप उस जगह पर जाएं और आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर हाथ लगाने में वो आपको विद्वान नजर आएगा। बोलो आपको लगता है? आंख बंद करके सैकड़ों लोग जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, आप किसी के भी हाथ लगा लो, बोले कौन है? बोले विद्वान है। बोले ये कौन है? बोले ये भी विद्वान है। बोले ये कौन है? बोले ये भी विद्वान है। बोले यार गजब हो गया, विद्वानों का नगर बस गया। ऐसा भी होता है कि हाँ साहब, ऐसा भी होता है। क्या है टोडरमल स्मारक? मैंने टोडरमल स्मारक का थोड़ा सा परिचय दिया था एडमंटन, कनाडा के अंदर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 200 लोग उपस्थित थे। 200 लोगों में से दादा सिर्फ 2 लोग टोडरमल स्मारक का नाम जानते थे। 200 लोगों में से उन्होंने टोडरमल स्मारक का नाम भी नहीं सुना था, जहां से भी थे, जैसा भी। मैंने जब टोडरमल स्मारक का परिचय वहां दिया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अनेक लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है दुनिया में, ऐसा भी कोई ट्रस्ट हो सकता है, ऐसा भी कोई काम हो सकता है। कई लोगों ने तो ये कहा, हमारी भावना है कि उस पवित्र भूमि को जाकर के हम स्पर्श करें। बोलो, हम ये चाहते हैं कि उस भूमि का स्पर्श करके हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसी भावना लोगों ने व्यक्त की। क्या है टोडरमल स्मारक? 50 साल किसे कहते हैं जानते हैं आप? आधे से ज्यादा लोग तो सभा में ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी जिंदगी के 50 वर्ष नहीं हुए। हमारा जन्म नहीं हुआ, उससे पहले से वो संस्था काम कर रही है। क्या है टोडरमल स्मारक संस्था? तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में, और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली दुनिया में कई संस्थाएं हो सकती है। वीतरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली, साहित्य प्रकाशन का अद्भुत कार्य, पाठशालाओं के संचालन का अद्भुत कार्य, परीक्षा बोर्ड का संचालन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, विद्वानों का निर्माण, और शिविर लगने लग गए, ग्रुप शिविर लगने लग गए, आध्यात्मिक शिक्षण शिविर लगने लग गए। प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 20 दिवसीय पाठशाला पढ़ाने वाले विद्वान तैयार होने लग गए। मेरे पास समय सीमित है, मुझे मालूम है कि क्या कह सकते हैं अपन, वो तो हृदय की बात शब्दों में नहीं आ सकती। आप समझ लीजिए, जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, और वो पूरा श्रेय आदरणीय दादा को जाता है। हम ये भावना भाते हैं, ये कामना करते हैं कि जिस तरह ये 50 वर्ष, ये स्वर्ण जयंती वर्ष दादा के सानिध्य में मनाया जा रहा है, जन्म भी दादा के सानिध्य में हुआ और स्वर्ण जयंती वर्ष भी दादा के सानिध्य में मनाया जा रहा है। हम हीरक जयंती वर्ष मनाना चाहते हैं दादा के सानिध्य में।
हम 75 वर्ष चाहते हैं, हम 100 वर्ष चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दादा बने रहे। कोई बात नहीं, शक्ति जैसी भी हो, सामर्थ्य जैसी भी हो, मर्यादा है, मनुष्य जीवन की आयु भी कम होती चली जाती है, लेकिन आपकी उपस्थिति अपने आप में एक गरिमा प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे बड़े विद्वान के बगल में बैठता हूँ, ऐसा लगता है कौन अपन कुछ भी नहीं है, कहाँ बैठते हैं अपन, किनके पास में बैठते हैं। अब कभी कभी खेत भी होता है, दादा सामने बैठे हैं, सबके सामने कह रहा हूँ, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं, मजाक में भी कुछ भी बातें कह देते हैं। इतना खुले हृदय से मैं दादा के सामने कुछ भी बात कह देता हूँ, कुछ भी बात कर लेता हूँ, जो भी शंका होती है, कोई भी बात होती है किसी भी तरह की, तो सब दादा से जाकर के बात कर लेता हूँ मैं। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसा गुरुदेव श्री का आशीर्वाद आदरणीय दादा को मिला, ऐसा दादा का आशीर्वाद मिलने वाले विद्वानों में से मैं भी एक हूं। तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे, ये वीतरागी तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचता रहे, पंचम काल के अंत तक तो पहुंचेगा ही, नो डाउट। लेकिन ये स्वर्ण जयंती वर्ष में हम लोग संकल्प लें इस तरह का, हम लोग कोशिश करें कि जैसे काम दादा ने किए हैं, हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करें। मैं याद करता हूं वे सब बातें आज के 35 वर्ष पहले की, जब अमेरिका में दादा आते होंगे तो क्या होता होगा, कितने लोग मिलते थे, एक एक व्यक्ति को बालबोध पाठमाला से पढ़ाया, णमोकार मंत्र से पढ़ाया, आत्मा परमात्मा क्या होती है यहां से पढ़ाया। दादा ने एक पुस्तक लिखी, बहुत पहले पुस्तक लिखी थी एक, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उस किताब का नाम क्या था, मैं कौन हूं, प्रश्न था। और कुछ समय बाद में एक और किताब लिखी, मैं स्वयं भगवान हूं। एक किताब में प्रश्न और दूसरी किताब लिखी जिसके अंदर मैं स्वयं भगवान हूं। आप सोचिए जरा 35 साल पहले का माहौल क्या था, और आज यदि कोई व्यक्ति आकर के कहे, यहां आए और वो व्यक्ति ये कहे कि यहां आकर के देखे इस माहौल को, इस इतने बड़े विशाल हॉल को और इस पांडाल को, यहाँ जो हॉल है, कोई व्यक्ति को यदि पता नहीं हो कि हम कौन सी जगह पर बैठे हैं, आंख पर पट्टी बांध करके उसे यहाँ लाया जाए, तो वो गारंटी से कहता हूं ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया से बाहर हैं। ये इंडिया जैसा माहौल, इतने श्रोता, इतनी उपस्थिति, 250-300 लोग सुनने वाले, गांव गांव में 50-50, 100-100 लोग आत्मा की चर्चा करने वाले। हम जब यहाँ से इंडिया जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आत्मा की गहरी चर्चा करने वाले होते हैं लोग, तो लोगों को लगता है ऐसा कैसे, वहां भी ऐसा होता है, वहां भी ऐसा होता है। अरे भाई साहब, कारण परमात्मा की चर्चा करते हैं, परम पारमाणिक भाव की चर्चा करते हैं। ये जो कुछ भी है, आज जो प्रचार प्रसार हुआ है, ये सब दादा का ही किया हुआ है। तो हम भी इस प्रचार प्रसार में अपनी कुछ भूमिका निभाएं, इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान हो सकता है, हम उस दिशा में थोड़ा सा सोचें, विचार करें। बहुत गौरव का अनुभव होता है, 50 वर्ष टोडरमल स्मारक के पूर्ण होने जा रहे हैं। पूरे देश में बहुत उत्साह है, बहुत धूमधाम से आयोजन हो रहे हैं, गांव गांव में प्रचार प्रसार हो रहा है, और एक बहुत बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है सम्मेत शिखर जी में। सबको आमंत्रण देना चाहता हूं, और भी कोई जानकारी हो तो वो भी मिलेगी आपको। कह दूं, मैं भी ये गौरव अनुभव करता हूँ कि टोडरमल स्मारक की जब नींव लगी थी 67 में, तो मैं भी स्वामी जी के साथ वहीं उपस्थित था। खैर, बात चल रही है उस संस्था की जिसने अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। भाई साहब संजीव जी गोधा जी ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी बहुत कुछ छूट गया। और स्वाभाविक है, जो काम 50 वर्षों में हुआ है वह हम 50 मिनटों में कैसे बता सकते हैं। अगर हम उसके काम गिनाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो हमको कम से कम 50 साल के काम को बताने के लिए कितने दिन चाहिए। हाँ, ये तो सिर्फ समझो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है। मैं आपकी दूसरी ओर दृष्टि ले जाना चाहता हूँ। आप सबने पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में इस तत्व ज्ञान का लाभ लिया है, और गुरुदेव श्री समझो उनका जो अंतिम अवसर था, मुझे याद है दादा के मुख से ही सुना है
कि जब उनकी समझो अंतिम संस्कार हो रहे थे, उस समय दादा को ये विकल्प आया था और उन्होंने समझो एक शपथ ली कि मैं आजीवन अपने पूरे जीवन को इस कार्य में झोंक दूंगा। यानी कि मैं समझता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरुदेव को एक शिष्य ऐसा मिला जिसने कसम खाई और उस कसम को निभाई। उस तत्व ज्ञान का प्रताप देखिए, आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बारेल को अपने 75वें जन्म दिवस पर ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी, ऐसे सैकड़ों शिष्य उनको मिले कि उनके रहते हुए उनके सामने शपथ खाई कि जब तक भी हमारा जीवन रहेगा हम अपना जीवन तत्व ज्ञान के लिए इसको समर्पित करते रहेंगे। ये देखते देखते दिन दूना रात चौगुना जो बदलाव आया, उसके पीछे के श्रम की हम आपसे बात करें तो कई ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनको कहने से क्या फायदा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में सबसे पहला जो अवरोध था वो उन लोगों का था जो लोग तत्व ज्ञान को समझते नहीं थे, जो लोग भ्रमित थे, जो लोग किसी के द्वारा भ्रमित किए गए थे और वो भ्रमित थे सैद्धांतिक दृष्टि से। जैसे कि कुछ बातें आपने सुनी होंगी कि ये लोग पुण्य को हे कहते हैं, ये लोग पर्यायों को क्रमबद्ध कहते हैं। तो इस तरह से कुछ सैद्धांतिक बातें थी जिससे वो मित्र पक्ष समझो उथल पुथल मचता था और घबराहट होती थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आगे बढ़े तो ये वो महान हस्ती है, दादा को सिर्फ उन लोगों का विरोध सहन नहीं करना पड़ा है अपने जीवन में जो लोग तत्व ज्ञान को नहीं समझते थे, जो लोगों को पूज्य गुरुदेव श्री से परिचित नहीं था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है दादा को उन लोगों को भी सहन करना पड़ा जो लोग गुरुदेव श्री के अनुयायी थे, गुरुदेव श्री के तत्व को समझते थे नहीं, अभी भी समझते हैं। तो ये जो हल्का सा जो बारीकी रेखाएं हैं जिन पे कभी हम चर्चा सोचते हैं, समझो अपने यहाँ का ये अछेरा विषय है क्यों छेड़े। लेकिन मैं तो आपको हिदायत दिलाना चाहता हूँ कि हम किसी की व्यक्ति की एक आलोचना सुन लें तो अपना खाना छूट जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है ये चिंतन में कि उसको क्या जवाब दिया जाए। अब इन्होंने अभी तो आपने काम गिनाए थे कि लेखन भी किया है और लेखन की विधाओं में कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखी हैं, कथाएं भी लिखी हैं। इतना लेखन किया है कि उनके लिखे हुए ग्रंथों पर पीएचडीयां हो गई हैं, लघु शोध प्रबंध हो गए हैं। मतलब उनको कहाँ तक हम वर्णन करें उसका कोई लिमिट नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि ये सब उस माहौल में, किस माहौल में कि जहां बाहर झांक के देखें तो विरोधी 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 और कभी फुर्सत में अंदर झांक के देखें तो विरोधी 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 विरोधी। अब फिर इतना काम कैसे हो सकता है। सच बात है, हम लोगों का कोई महान पुण्य का उदय है तब ये ग्रंथ रचे गए हैं, हम लोगों का कोई महान सौभाग्य है तब ये तत्व ज्ञान का वो जलाशय बनाया गया है। जयपुर विद्यालय की जो आप बात कर रहे थे उसकी पूरी संस्था को 50 साल हो गए हैं और उस संस्था का सबसे मुख्य अंग जो है वो टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय है। उस विद्यालय में 10वीं पास विद्यार्थी को भर्ती किया जाता है। 2+3 का ऐसा कोर्स है 5 साल का, जिसको हिंदुस्तान की भाषा में बीए के समानार्थी कहा जाता है। बीए कहो, हमारी भाषा में उसको शास्त्री कहते हैं। फिर और रुचिवंत कोई जीव हो तो वो जैन दर्शनाचार्य करते हैं, जिनको अपन एमए समझते हैं। वो शास्त्री की डिग्री उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिलती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कोर्स में जैन दर्शन के विभाग में कुछ ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सिटी के विभाग में नहीं है। समयसार यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, तत्वासूत्र यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, न्याय के ग्रंथ यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, लेकिन अध्यात्म के ग्रंथ जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं है। तो हम विद्यार्थियों को जो पैकेज मिला है जैन दर्शन का वो कॉम्बो पैक मिला है, आगम और अध्यात्म का। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से जैन दर्शन का समझो फॉर्म भर दिया और जैन दर्शन से भी समझो उन्होंने शास्त्री कर लिया, एमए कर लिया, तो उनके पास कॉम्बो पैक नहीं है। तो उनके पास कुछ कुछ अमुक अमुक ग्रंथ हैं और अमुक अमुक ग्रंथ होने से लेकिन अध्यात्म नहीं है। जैसे अभी तत्व संबंधी भूल में चर्चा निकली ना कि जिन शास्त्रों से गुणस्थान आदि को तो जान लेता है, मार्गणाय स्थान आदि को तो जान लेता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के प्रयोजनभूत विषयों को नहीं जानता है। टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके पास क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं
कि अभी धीरे धीरे और भी विद्यालय खुले। ये सब वो आदर्श परंपराएं हमारे यहाँ चालू हुई। 3-3 विद्यालय अभी पूरे समझो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपने चल रहे हैं। उन शास्त्रियों को पूरे 5 वर्ष तक लगातार संस्कृत मीडियम, और यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो वहां भी जैन दर्शन पढ़ना है, कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो यहाँ भी जैन दर्शन पढ़ना है। आप सोचो 5 दिन में जब आपको इतना वो हो जाता है जैन दर्शन के प्रति, तो जो विद्यार्थी 5 वर्ष तक वहां रह के तत्व ज्ञान का अभ्यास करते होंगे, उनके अंदर कैसे कूट कूट के भर जाता होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। कुछ समय पहले पूरे देश में एक गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी एक थे, फिर उनके प्रवचन सुन के 10-20 कान्जी स्वामी तैयार हुए थे, लेकिन आज हम एक गर्व से कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में हजारों कान्जी स्वामी घूम रहे हैं। कभी कभी ये सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है। भाई साहब दादा कहते हैं, भाई साहब ने भी याद किया कि भाई गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री। आप सोचो अगर दादा नहीं होते तो हमारे पास गुरुदेव श्री भी नहीं होते। बात अकेले गुरुदेव श्री की नहीं है, गुरुदेव श्री नहीं होते तो पीछे के जो पूरी परंपरा थी, दादा का जो अथक श्रम है, मैं अभी इस एंगल से बात करता हूं। दादा ने गुरुदेव को दिगंबर परंपरा की मूल धारा में सर्वोच्च स्थान प्रदान करा दिया है। वो जो क्रम चला आ रहा था, कौन सा? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। और हम आचार्यों की परंपरा याद करते थे। आचार्य जब खत्म हो जाते थे ब्रह्मणा सिदासी आदि विद्वानों को याद करते थे। उन विद्वानों की परंपरा के क्रम में वो जुड़ गए ना, तो वो श्रेणीबद्ध होने से अब गुरुदेव श्री अकेले गुरुदेव श्री नहीं रहे। गुरुदेव श्री को याद करेंगे तो टोडरमल जी भी याद आएंगे, टोडरमल जी के साथ साथ में बनारसी दास जी भी याद आएंगे, पूरी परंपरा आएगी। लेकिन यदि हम उनको मूल धारा से नहीं जोड़ते हैं तो क्या समस्या खड़ी होगी, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? बहुत संकीर्णता फैल चुकी है देश में, इतनी संकीर्णता, कई लोग इतने स्वार्थी हो गए, यार अपने को ये माल मिल गया है ना, अब हम दूसरे को नहीं देंगे। मैं जयपुर के बारे में सिर्फ इतना कहता हूं, ये तत्व ज्ञान का वो जलाशय है जहां पूरी मनुष्य जाति बिना किसी भेदभाव के तत्व ज्ञान का रसपान कर सकती है। मैं वहां 5 साल तक रहा, मैंने बहुत नजदीके देखे। वहां कोई ये पूछने वाला नहीं था तुम किस समाज के हो। आप मनुष्यों के साथ 10 मिनट बैठ के देख लो, सबसे पहले वो पूछेगा कहां से आए हो, कैसे आए हो, फिर पूछेगा हिंदी है कि गुजराती है, हिंदी है तो हिंदी में कौन है, दिगंबर है कि श्वेतांबर है, दिगंबर है तो दिगंबर में कौन है, खंडेलवाल है कि अग्रवाल है कि फलाना है कि दिकाना है। आप उसके भेद उस फॉर्म पे वो कॉलम ही नहीं है, आप किस जाति के हो, किस समाज के हो। जयपुर का जो विद्यार्थियों का फॉर्म है उसमें वो कॉलम ही नहीं है। मतलब वहां पर पूरे देश के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, जिन्होंने कभी हिंदी तो समझो देखी ही नहीं है, तमिल के विद्यार्थी आ करके वहां 5-5 वर्ष तक जैन दर्शन पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सबकी ओर से दादा को ये प्रशस्ति प्रदान कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऊपर उनका पिक्चर है, पंडित टोडरमल स्मारक के स्वप्न दृष्टा एवं निर्देशक, जैन अध्यात्म जगत के विश्वविख्यात अद्वितीय मूर्धन्य विद्वान तत्ववेता डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल का पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा हार्दिक अभिनंदन। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, सिंगापुर आदि अनेक देशों में विगत 35 वर्षों से आपके द्वारा किए जा रहे वितरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपने 16वें आध्यात्मिक शिविर के अवसर पर न्यू जर्सी में आपका सम्मान करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु आपका समर्पण, लगन, उत्साह एवं भावना अद्वितीय है। आपके द्वारा लिखे गए साहित्य, तैयार किए गए सैकड़ों विद्वान एवं निस्वार्थ सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व आपका युगों युगों तक ऋणी रहेगा।
जैन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास में आपका नाम निश्चित ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। आप स्वस्थ रहे, सताई हो तथा अपनी लेखनी एवं वाणी से हमें लाभान्वित करते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित सादर समर्पित। अब रुकना एक और। हाँ जी दादा आप बैठो। ये हम और एक गौरव अनुभव करते हैं कि जो जिनका नाम उल्लेख यहाँ हुआ था वीडियो में भी, पूरनचंद जी गोदी का, इनकी बेटी रोशनी जी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी रोशनी जी। उनको जब ये टोडरमल स्मारक बनाने का भाव आया तो गुरुदेव की प्रेरणा से आया और उसे चलाने के लिए बहुत चिंतित रहते थे। जब भारिल साहब से वो मिले इंदौर में और उनसे ये रिक्वेस्ट की चलाने की, तो उनके मन में जो था उसको वो उस सपने को भारिल साहब ने साकार रूप दिया। ये एक ऐसी फैक्ट्री तैयार हुई है जहाँ की स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर ऑल रॉ डायमंड्स इन रफ, और ये इस फैक्ट्री के ये रत्न भी खड़े हैं और रोज वहाँ से अनमोल स्टूडेंट्स निकलते हैं जो कि जगह जगह पर जाकर और अपने तत्व का प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए दादा का आभार। दादा का जो हम पर उपकार है, इस देश में रहते हुए भी हमें जो मिला है उनसे, गुरुदेव की तत्वज्ञान जो आगे चलाया है उन्होंने, उसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज कहूँगी कि मैं भी शपथ लेती हूँ आज। मैं साथ में ही हूँ। जीवन के अंतिम क्षणों तक तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की जैसी शपथ विद्वानों के माध्यम से वहाँ दादा के सानिध्य में 75वें जन्म दिवस पर ली गई थी, उसी तरह अतुल भाई की और चारू बहन की भी भावना है कि हम भी ये चाहते हैं, जिस किसी की भी भावना हो कि हम इस तत्व ज्ञान के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़े करके बतला दें कि हाँ, हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक न केवल तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार और प्रचार प्रसार यदि कदाचित न भी कर पाए तो अपने जीवन में उसे आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो महावीर भगवान की जय जिनेन्द्र। माय नेम इज डॉक्टर हेमंत शाह। मैं दादा को कई सालों से उनका यहाँ का मेडिकल डॉक्टर रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका ध्यान रखूँ, अभी तक रखते हैं। और
उनको हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत ऐसी अच्छी रहे और मैं उसका मुझे लाभ मिलता रहे। जय जिंद। ये तो आपके हाथ में है डॉक्टर साहब। तत्व ज्ञान की उत्कृष्ट भावना है ही, और आप लोग जितने प्रेम से सुनते हैं तो आपके चेहरे की प्रसन्नता देखकर मुझे इस बात के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। अतुल तो पूरा प्रयत्न करते ही हैं, लेकिन एक मैं अपनी कमजोरी भी आपको बताता हूँ कि ये डॉक्टर साहब हेमंत भाई, डॉक्टर भायानी, डॉक्टर घानी, 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं कि जो मेरी पूरा चेकअप कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, और जो भी साल भर तक के लिए मार्गदर्शन देना होता है, जो दवाइयाँ देनी होती हैं, वो सब नक्की कर देते हैं। तो मेरे दिमाग के एक कोने में थोड़ा सा ये विकल्प भी रहता है कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो उससे भी वंचित हो जाऊंगा। तो जो मेरे चित्त की एक कमजोरी है वो भी एक ये है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ आता हूँ और आप सबसे मिलकर बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। सब लोगों का बहुत हार्दिक प्रेम मुझको उपलब्ध होता है। जिस भी गांव में जाते हैं, जहाँ भी जो लोग होते हैं, सबका बहुत ही हार्दिक प्रेम उपलब्ध होता है। तो उसकी वजह से ही मेरा उत्साह बना रहता है। और इस उम्र में आने जाने में जो तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों के साथ यात्रा करने में जो तकलीफ़ें होती हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते होंगे। फिर भी जब तक ये मेरे से बनेगा, मैं आप लोगों की सेवा में आता रहूँगा।